गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने इकोनॉमिक्स का जो है पेपर डिस्कशन किया था। उससे पहले पेपर 4 में रतन सर और हिम्मत सर द्वारा हिंदी और इंग्लिश के पेपर हैं वो डिस्कस किए गए थे। ठीक है। अभी सबसे मेंस एग्ज़ाम हो चुका है। आरएस के एस्पिरेंट्स हैं, बैक टू बैक 2 मेंस दे चुके हैं, 2024 में भी 2025 में भी। जो कि सीधी सी बात है, हमारी इतनी आदत नहीं है। सामान्यतः आरपीएससी की वैकेंसीज दो दो तीन तीन साल में आया करती हैं, लेकिन इस बार बैक टू बैक 2 मेंस दे चुके हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो उन सब के बीच में सारे लोग थके हुए हैं और आप सभी आराम से, कोई घूमने गए हुआ है, बरसात का आनंद ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उसी बीच कई स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं कि किस टाइप का पेपर था, किस हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है, क्या पेपर पिछली बार से इजी था, टफ था। हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का एनालिसिस किया था, तो इन तीनों पेपर के एनालिसिस के बाद में ये कहा जा सकता है कि पेपर वाज मोर एनालिटिक बट लेस फैक्चुअल। ठीक है। जहाँ पेपर बहुत ज़्यादा एनालिटिक हो और कम फैक्चुअल हो, तो उसके अंदर बेसिकली एक ऐसे स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलती है जो जिनकी एक्सपर्टिज्म कहते हैं, या फिर जिनके अंदर एक आंसर राइटिंग की आर्ट होती है। ठीक है। और जो याद करने पर कम कम विश्वास करते हैं, या फिर उनकी याद करने की क्षमता जो है वो कम रहती है। ठीक है ना। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने 3-4 मेंस दे चुके हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए पेपर जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो इसको क्या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे। साथ में इस बार ये भी, हमेशा आरएस में जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक अप्रोच चलती है। ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन पेपर आ चुका है उसको चेंज करने की, कि क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है। तो उस पेपर को भी, उस अप्रोच को भी अपन डिकोड करेंगे कि वास्तव में हमें इस प्रकार क्वेश्चंस के पीछे भागना चाहिए। 2-3 अग्रेदी हर बार का 18, 21, 23 और फिर अपने चॉइस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखें, तो क्या हमने सोर्स पकड़ने के बाद में हमें कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सब कुछ अपन जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आज हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश का पेपर डिस्कशन हो चुका है, तो उसमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स को सामान्यतः कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के सीधे सीधे क्वेश्चन थे। शुरुआत में काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। चरणदासी पंथ के 2 महिला संत सबको पता है, सहजो भाई, दया भाई, कोई भी लिख देगा। हाथ का कुरब, बाँ पसाव, राजस्थान के अंदर जो है वो दिए जाने वाले विशेष क्या कह सकते हैं, रिकॉग्निशन थे। ठीक है। जो अपनी सामंती व्यवस्था के, जो वो सामंतों को राजा द्वारा दिए जाते थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस द्वारा की गई थी। किस मॉडल की बात करें तो ये समाजवादी मॉडल पर आधारित थी। अहमदी आंदोलन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आपके पास में जो भी नोट्स थे अगर यदि उनमें से ही पढ़ रहा है तो यह क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कलर कोड को यूज किया गया है। जो जो ग्रीन कलर के क्वेश्चन है वो तो ईजी है, जो रेड कलर के क्वेश्चन है वो वास्तव में बहुत टफ थे। अब बात करते हैं थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया। तो थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया की बात करें तो थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया जो है वो अपने फ्रांसीसी जो रिवोल्यूशन था उससे रिलेटेड है। बेसिकली उसके अंदर जैकोबियंस और उसके बाद में जो एक आतंक का मतलब रीन ऑफ टेरर का कहा जाता है जिसके अंदर, तो उसको ख़त्म करने के बाद में जो एक कैसे लिबरल गवर्नमेंट आई थी, तो वो थी आपके थर्मोडियन रिएक्शन। तो उसके बारे में लिखना था। इतना डीप में अपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, तो मुझे लगता है कि 99 स्टूडेंट्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं सम्राट यंत्र। तो ये क्वेश्चन वैसे आया है अपने इग्नू के कंटेंट से। इग्नू के अंदर जो भी अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हिस्ट्री के जो कंटेंट है उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं जंतर मंतर का सम्राट यंत्र। तो ये भी जो है, इतना भी जंतर मंतर को डिटेल में यूजुअली स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, बस इतना पता होता है जंतर मंतर जय सिंह ने बनाए, 4 जंतर मंतर बनाए। ठीक है। जयपुर के अंदर सबसे बड़ा जंतर मंतर था। जयपुर के अंदर बेसिकली 3 नए यंत्र बनाए गए थे, उसके अंदर सम्राट यंत्र था। ये क्वेश्चन जो अपने राजस्थान अध्ययन की जो भाग 2 की क्लास बुक है, इससे पहले भी अगर यदि आरएस मेंस की अपन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आता है जो सामान्यतः स्टूडेंट्स के नोट्स में नहीं होता, लेकिन राजस्थान अध्ययन की बुक्स में होता है। ठीक है। हमें ये लगता है कि हमने ये टॉपिक की हेडिंग देख ली, वो हमारे नोट्स में है, तो हमारा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। लेकिन वास्तव में थोड़ा डिटेल में जाकर के उस बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अगर यदि आप 2-3 मेंस दे चुके हो और अब तक राजस्थान अध्ययन की बुक नहीं पढ़े हो, तो आपका सीधा सा 5 से 7 नंबर का लॉस होने वाला है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो अपने राजस्थान अध्ययन की बुक में था, जो अपने पार्ट 2 जो क्लास 10th की थी,
उसके अंदर ये जंतर मंतर को थोड़ा डिटेल में लिखा गया था कि जयपुर के अंदर कौन से 3 यंत्र नए बनाए और उसके अंदर सम्राट यंत्र की क्या क्या विशेषताएं। ठीक है। फिर अपने किसान आंदोलन चंडौल घटना सबके नोट्स में था, मारवाड़ के अंदर घटित हुई थी। पंचरात्र की अवधारणा, ये भी यूजुअली 99 स्टूडेंट्स के नोट्स में नहीं रहेगा, ये अपने वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है। उसके अंदर जो अपने रामानुजाचार्य का श्री वैष्णव संप्रदाय है, उसकी जो है पंचरात्र की अवधारणा है। इसके अंदर विष्णु के 5 रूपों की जो वो अलग अलग रूप से जो वो पूजा अर्चना की जाती। फिर अपने इंडिजिनियस इम्पैक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसके अंदर लगभग सबने आराम से लिख ही लिया होगा। अब बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर जो अपने रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा ही अपन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से जो है वो आपके रिवोल्यूशन हुए हैं, किस प्रकार से जो है वो पहले हाथ से काम होता था, फिर मशीन से हुआ, फिर भाप के इंजन से चलने वाली मशीनों का हुआ। तो अगर यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है और कुछ भी फैक्ट्स याद किया तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर कर देना था। ठीक है। आपने नहीं किया तो इतनी सीधी सी बात है कि एटलीस्ट जो 2000 लोग आर एस में से पास होने वाले हैं तो उन्होंने तो ऐसे 2000 लोग तो हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दिया है। फिर अपने मिडिवल राजस्थान की रेवेन्यू सिस्टम, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन। यहाँ जो ऑरेंज कलर का मतलब है कि आदमी को एनालिटिक प्रश्न था। इसका क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को इसके अंदर अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जो अपने कह सकते हैं जिनकी एनालिटिक अप्रोच अच्छी है, जिनके अंदर एनालिटिक आर्ट है, जिसके अंदर आंसर राइटिंग की आर्ट है, उन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स मिलने वाले थे। क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द 6th century BC रिलीजियस मूवमेंट्स एंड द निर्गुण भक्ति मूवमेंट ऑफ मिडाइवल इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो जो जो रिलीजियस मूवमेंट थे जिसमें अपने बुद्धिज्म और जैनिज्म था, और उसके बाद में जो निर्गुण भक्ति मूवमेंट जो मिडाइवल पीरियड के अंदर था, तो उसकी सिमुलैरिटीज जो उनको अपने को क्या करना था, कंपैरिजन करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और हर एक स्टूडेंट इसमें डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स भी जो है वो वेरी करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। महात्मा गांधी वाज रिलेवेंट टू ईच जनरेशन इन हिज 3 decades इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इजी क्वेश्चन था। तो जो अपने 1920 से लेकर 1947 तक जो गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था, 1917 से बात कर लें तो जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन था, फिर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसके अंदर बेसिकली 3 decades था। यहाँ पर जनरेशन था, ईच जनरेशन इन इज 3 decades। तो बेसिकली माना जाता है कि 3 decades है। तो 1917 में जो लोग वृद्ध युवा थे वो 1947 में आते आते वृद्ध हो गए। जैसे नेहरू जी का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। नेहरू जी 1947 में आते थे, लगभग 50 साल की उम्र हो गई थी। तो इसमें युवा भी शामिल हुए, जवान भी शामिल हुए, वृद्ध लोग भी शामिल हुए। किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ा, तो ये भी जो आंसर थोड़ा एनालिटिक है, इसमें हर स्टूडेंट को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे और इसमें हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट अप्रोच रहेगी। फिर बात करते हैं अपने इंपीरियलिस्टिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ चाइना। जो अपने ओपियम जो है ना अफीम युद्ध हुए थे चीन के अंदर 19th century में 1860 के आसपास, जो 2 अफीम युद्ध हुए थे चीन के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अफीम का जो कारोबार होता था उसको लेकर के ये युद्ध लड़े गए थे। तो उसके बाद में चीन में किस प्रकार जो है वो राजशाही का जो है पतन हुआ। राजशाही के पतन के बाद में जो है मतलब ऐसे कह सकते हैं कि चीन के ऊपर जो है कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ जो नियम लागे थे, कुछ उनके साथ में संधियाँ हुई थी। फिर जापान ने इन्वेड किया था चाइना को, फिर चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं गरीबी आई। फिर वापस से जो है वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, एक साम्यवादी क्रांति हुई या फिर कहते हैं माओवादी क्रांति हुई। तो ये सारा जो है अफीम से लेकर अफीम के ट्रेड से शुरू हुआ चीन का पतन, जो राजशाही से लेकर के अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना के बीच में, ये लगभग 70-80 साल का पीरियड था। तो इसको जो अच्छे से आंसर करना था। अब इतना डिटेल में यूजुअली अपन पढ़ते नहीं है जो अपना इम्पीरियलिज्म है या कैपिटलिज्म के बारे में। यूजुअली इम्पीरियलिज्म में अफ्रीका इम्पीरियलिज्म पढ़ लेते हैं कि अफ्रीका के अंदर किस प्रकार के जो है वो नई नई कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई और जो वेरियस जो अपने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी उनको कॉलोनी बनाया। तो ये भी अपन पढ़ते नहीं है। तो इस प्रकार टोटल 14 क्वेश्चंस की बात करें तो जो 22 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो टफ क्वेश्चन थे। इसमें एक तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन और एक आपके थ्योरोडियन जो है रिएक्शन का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर मेरा मानना है कि स्टूडेंट को 0 नंबर मिलेंगे। फिर इजी क्वेश्चन जो है वो 33 मार्क्स के थे। तो इसमें लगभग 50% स्टूडेंट्स स्कोर कर लेंगे, 17 नंबर के इसको माने। और जो मॉडरेट क्वेश्चन थे जो 20 नंबर के जो एनालिटिक थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया और इससे प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, तो इसमें
25 to 30% जो स्टूडेंट्स इसमें स्कोर करेंगे। तो हमारा ऐसा आकलन है कि जो अपना हिस्ट्री के अंदर है कट ऑफ मार्क्स लगभग 23 नंबर रहेगी। अगर यदि आपके 23 नंबर आ रहे हैं तो अलग की संभावना है कि आपका जो है ये इस बार मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा डिस्कशन करवाया जा चुका है, तो अब आज इसको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं देखेंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2021 में, जैसे अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, 2021 के अंदर जो पेपर था वो सिलेबस चेंज हुआ था और उसके बाद से इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए थे। 2021 में पेपर थोड़ा इजी था, उसके बाद में 23 के अंदर फुल्ली इकोनॉमिक सर्वे से पेपर था और स्टूडेंट्स के मतलब ये कह दें कि उनको ये सोचने में नहीं आ रहा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। अब पिछली बार से सबक लेते हुए स्टूडेंट्स ने इस बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो जो है उनका स्कोर थोड़ा बढ़ेगा। अब हालांकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ भी लिया है तो भी ऐसा है, क्योंकि क्वेश्चन जो थे कुछ एक जो अपने क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे अपने मेघराज क्लाउड हो गया, अपने नमो ड्रोन दीदी योजना हो गया, फिर आपके अटल टिंकरिंग लैब का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में अपने स्पेस पॉलिसी के बारे में पूछ लिया था कि बजट के अंदर क्या क्या इसके बारे में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। तो वो थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको एक रियल एक्सपर्टिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है उन क्वेश्चन को अटेंड करने में। ठीक है, अगर यदि आप में इतना ज़्यादा एक्सपर्टिज्म नहीं था तो सामान्यतः पिछली बार यूजुअली स्टूडेंट्स के 14-15 नंबर आए थे, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे स्टूडेंट्स तो 5-6 नंबर बढ़ सकते हैं। तो हमारा मानना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर यदि 21 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप आसानी से जो है संभावना है कि इस बार आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, बात करते हैं सोशियोलॉजी की। बेसिकली क्या है कि पिछले आरएस मेंस के बाद से मार्किंग पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर तो हमेशा किसी पेपर सब्जेक्ट का पेपर इजी आता है, किसी का टफ आता है, कभी क्वेश्चन एनालिटिक होते हैं, कभी फैक्चुअल होते हैं। बट बेसिकली अब एक बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन पेपर सबके लिए समान है। ठीक है, बट व्हाट वेरीज इज द प्रिपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर समान आता है लेकिन हमारी तैयारी जो है वो समान नहीं रहती है। अब सोशियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट था सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मीन्स कास्ट पर सेकुलराइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अपन कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कमज़ोर हुआ है, कास्टिज्म बढ़ा है लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हुआ है। तो ये 2-3 इम्पैक्ट अपन लिख सकते हैं। इसमें श्रीनिवासन के द्वारा बताया गया है कि भारत के अंदर सेकुलराइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े, उनको लिखना था। फिर सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म है, हालांकि ऐसा आपने टर्म नहीं पढ़ी होगी लेकिन फिर भी इसको आंसर किया जा सकता था कि जो कह सकते हैं किसी जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करते हुए जो भी कुछ ही ग्रुप के अंदर जो सेपरेटिस्ट जो सेंटिमेंट्स है वो अगर यदि उनका उदय होता है, उनकी भावनाओं का उदय होता है तो वो अपने किस टाइप का होगा, अलगाववादी सांप्रदायिकता होगी, सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म होगा। ये अपने कम्युनिज्म का मतलब केवल धर्म के नाम पर नहीं है, ये कास्ट के नाम पर भी हो सकता है। ठीक है ना, मीन्स संप्रदाय के नाम और धर्म के नाम पर अगर यदि किसी भी तरह की सेपरेटिस्ट जो अपने सेंटिमेंट्स कहते हैं अलगाववादी विचारों का अगर यदि उदय होता है तो वो आपके सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म है। नाम से पता लगाया जा सकता है, अगर यदि आप बिना मतलब कि कह सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा वो कह नहीं हो गए, मतलब कि आपको लगा कि हाँ पेपर से परेशान नहीं हुए और इजीली आप कूल माइंड से अटेम्प्ट कर रहे थे तो इसको आंसर कर सकते थे। फिर आता सोशियो कल्चरल एजिंग, सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था। अब ये क्या कि इसका जहाँ इस वर्ड अपना आपको कहते हैं ना वर्ड टेल्स द डेफिनेशन, यहाँ जो है ना वर्ड कंफ्यूज द डेफिनेशन, जो इसका नाम लिखा टर्म है वो आपकी डेफिनेशन को कंफ्यूज करती। यूजुअली लोगों ने आंसर लिखा होगा कि जो सोशल एंड कल्चरल एजिंग है, सोसाइटी और कल्चर का जो पुराना होता जा रहा कल्चर है, पुरानी होती जा रही सोसाइटी है, दैट इज़ द सोशो कल्चरल एजिंग। बट ऐसा नहीं है। सोशो कल्चरल एजिंग है कि एज है, मतलब कि किसी व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, जो वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, वो वृद्धावस्था पर सामाजिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको एनालिसिस करने को कहते हैं सोशियो कल्चरल एजिंग। ठीक है, कोई 70 साल का व्यक्ति है, कोई 80 साल का व्यक्ति है। 80 साल का व्यक्ति भारत के अंदर हिंदू भी हो सकता है, उसका कल्चर अलग है। फिर वो अमेरिका के अंदर उसका सामाजिक और कल्चरल एजिंग अलग होगी। फिर जापान के अंदर उसकी सोशियो कल्चरल एजिंग अलग होगी। तो ये जो है सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड जो है वो आपकी एज पर कहते हैं या फिर वृद्धावस्था पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, दैट इज़ द सोशियो कल्चरल एजिंग हो गया। फिर आपके री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ ड्रग अब्यूज़। अब इसमें ड्रग अब्यूज़ छोड़ो, अगर यदि आपको री इन्फोर्समेंट थ्योरी, जो इन्फोर्समेंट थ्योरी है वो भी थोड़ा बहुत पता होता। बिहेवियर के अंदर अपन जब लर्निंग जो आता है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस को अपन बार बार देते हैं तो एक डिज़ायर जनरेट होती है। ठीक है, उस डिज़ायर जैसे जैसे वापस बॉडी डिज़ायर करेगी तो एक स्टिमुलस आएगा, तो बार बार स्टिमुलस आता है, उसके लिए एक डिज़ायर होती है, तो उसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट थ्योरी।
अब आपने ड्रग अब्यूज़ में तो लगता है कि नहीं कि किसी के नोट्स में रीइंफोर्समेंट थ्योरी ड्रग अब्यूज़ की होगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते, ठंडे दिमाग से सोचकर इसको आंसर किया जा सकता था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट अच्छे से लिखते हैं तो डेढ़ से सॉरी आधे पौन नंबर आपको मिल सकता था। इसमें यह होता है कि अगर यदि जो बॉडी है वो बार बार ड्रग्स लेने के बाद में क्या होता है कि डिज़ायर्स बढ़ती जाती है, फिर और ड्रग्स दोगे तो उसकी और डिज़ायर बढ़ती जाती है। दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ ड्रग अब्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपके ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, हालांकि इसको भी आंसर किया जा सकता है कि एथनिसिटी पे ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव पड़े। बेसिकली इसमें रिवर्स इसमें अच्छे से किसी ने लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एथनिसिटी पे क्या पड़े, अच्छे से लिख लिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब छठा और सातवां दोनों बहुत ईजी क्वेश्चन थे। मतलब मेंशन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, अपन पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। फिर आपके वेरियस इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल वेलफेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी आपके सबके नोट्स में था। तो ये कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन ईजी थे। टफ क्वेश्चन जो थे वो 4 थे, जिसमें अगर यदि 0 नंबर मिलता है। इजी क्वेश्चन 12 नंबर के 50% के अकॉर्डिंग 6 नंबर आराम से ला सकते हैं। और मॉडरेट क्वेश्चन जिनमें सोच के लिखना था उसमें किसी को 1 नंबर, किसी को 1.5 नंबर मिल सकता है। तो इस प्रकार सोशोलॉजी में स्टूडेंट्स अगर यदि 7 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका मेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पेपर हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही लगता है। पिछली बार जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे हमारे नोट्स में से ही थे। इस बार 3-4 क्वेश्चन जो नोट्स से बाहर से आए हैं, नोट्स अपडेट नहीं कर पाए थे और लगा भी नहीं कि नोट्स को अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार सारा पेपर ही नोट्स में से था। तो हमें भी कॉन्फिडेंस था कि जिस सोर्स को लेकर के नोट्स बनाए गए वो सारे के जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बार हमें वापस से मेहनत करनी पड़ेगी और कोई ना कोई ऐसा सोर्स देखना पड़ेगा जिसमें से क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आपके कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग के हालांकि 2-3 मेथड्स जो अपने नोट्स में लिखे गए थे ये थोड़ा उससे अलग है। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में ऐसा मतलब होता है कि अगर यदि किसी प्रोडक्ट की जो कोर प्रोडक्ट है उसका प्राइस यूजुअली कम कर दिया जाता है और उसकी एसेसरीज है उसका प्राइस यूजुअली बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि कोर प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे तो लोग उसको परचेज करेंगे, और जो कोर प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने से जो नुकसान हुआ है वो यूजुअली जो है वो दूसरे एसेसरीज के प्राइस को बढ़ाने से जो फ़ायदा होता है उससे अपन जो है वो कह सकते हैं मिटिगेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन को रेट को क्या करते हैं 300-400 रुपये कम कर देते हैं और लोग उसको मोबाइल फ़ोन को खरीद देते हैं। फिर आजकल क्या कि कंपनीज ने साथ में चार्जर देना बंद कर दिया है। पहले मोबाइल फ़ोन के साथ में चार्जर फ्री आता था, अब इस जो कंज्यूमर है उनको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक चार्जर परचेज करना पड़ेगा। जब चार्जर परचेज करना पड़ेगा तो जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट को कम करने से जो 100-200 रुपये का नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट जो कंज्यूमर है वो उस चार्जर को पे करके खरीद लेगा। तो दैट इज़ नोन एज द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब बात करते हैं सोशल लोफिंग। ये अपने नोट्स में था, अगर यदि नोट्स पढ़े हैं तो इजी से लिख सकते हो। सोशल लोफिंग एक ऐसी टर्म होती है, ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड अपने 3rd चैप्टर में था, कि जब लोग ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो यूजुअली जो लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि खुद कम काम करे और एक्सपेक्ट करे कि उसका काम कोई और कर लेगा, ठीक है। दैट इज़ नोन एज द सोशल लोफिंग। फिर हॉट मनी है, ये भी कंसेप्ट क्योंकि अपने इतना पढ़ा नहीं, इतना कोई स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं था कि हॉट मनी किस में पढ़ना है। ये बेसिकली वो होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो, जो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, दैट इज़ नोन एज द हॉट मनी। फिर आयुष बहुत ईजी था, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी टेक्निक आयुष है। हालांकि मैनेजमेंट के नोट्स में तो नहीं है, लेकिन इसको अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर यदि आप RS मेंस देते हो तो आयुष की फुल फॉर्म तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीड फंडिंग। सीड फंडिंग ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हैं। ये स्टार्टअप से बात कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कह दो या फिर आप एंजल इन्वेस्टर है उनसे रिलेटेड ये टर्म है, लिखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक जो उसमें 4 स्टेज होती है, बहुत आसान थी, उसके अंदर को आप लिख सकते हैं अवॉइडिंग वगैरह, अवॉइडिंग, अकोमोडेशन, एक्सेप्टेंस वगैरह वो वाली है। फिर आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बहुत सारे मतलब कि तरह के हैं। उसमें ये है कि किसी और मतलब कि जो कह सकते हैं ना कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है किसी अपने शेयर मार्केट के अंदर वो किसी और के बिहाफ पर हो रहा है तो उसके वेरियस टाइप के टाइप्स हैं कि इस टाइप से हो रहा है, उस टाइप से हो रहा है, तो ये किसी के नोट्स में है नहीं। और कौन से टॉपिक में इसको पढ़ना है अभी तक वो भी डिफाइन नहीं हो पाया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो टफ क्वेश्चन 9 नंबर के थे, एक 5 नंबर का, 2 4 नंबर के, उसमें 0 नंबर माने। ईजी क्वेश्चन 3 थे,
सॉरी 9 नंबर के थे इजी क्वेश्चन भी, तो उसमें अगर यदि अपन इजी क्वेश्चन में भी, क्योंकि 2 मार्कर ये छोटे सब्जेक्ट्स में थोड़ी टफ मार्किंग होती है, उसमें भी 3 माने, और मॉडरेट क्वेश्चन में अगर यदि आप 1 नंबर ले आते हो तो यूजुअली स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट के अंदर 4 नंबर आ जाएंगे। अगर यदि आपके मैनेजमेंट 4 नंबर आ रहे हैं तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज अ सेफ स्टूडेंट फॉर RS मेंस। अब बात करते हैं अपने अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का पेपर वैसे तो इजी था, लेकिन 2 न्यूमेरिकल लगा दिए। अब जिसने भी न्यूमेरिकल देखते ही जिसके सांस फूल गई है तो उसके लिए तो बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर यदि आपने मेंस दे रहे हो, 2-3 बार भी मेंस दे चुके हो, थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल पढ़ लेते तो आसानी से ये अटेम्प्ट होने वाले थे। अब ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है। निष्पत्तियों के 3 आधारभूत इकोनॉमी कह सकते हैं, इकोनॉमी 3 ईज है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। फिर दोहरी प्रविष्टि अनुसार लिखा उनके विभिन्न चरण कौन से हैं, तो सबसे पहले पेज पे ही अपने नोट्स में लिखा हुआ है विभिन्न चरण, तो ये भी बहुत आसान था। फिर न्यूमेरिकल की बात करें तो एसेट लिया हुआ था, लाइबिलिटी दिया हुआ था, और आपके ये भी क्या है, एसेट ही होता है, जो कैपिटल है वो भी आपके एसेट है। ठीक है ना, क्या करना था, दोनों एसेट को जोड़ करके लाइबिलिटी को माइनस करना था, उससे आपकी कैपिटल आ जानी थी 4 लाख और 5,000। अगर यदि आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो सीधे से सीधे 2 नंबर आपको मिल जाने थे। अब कोई 4 दृष्टिकोण है, ये यूजुअली आप नहीं लिख पाओगे, जो अपने नोट्स में हालांकि था, आपने पढ़े होते तो इसको आराम से लिख सकते थे। अब इस पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल था। अगर यदि आपको इन सब के क्विक रेशियो है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इनके फॉर्मूला पता थे तो ही हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था। ठीक है, तो अभी किसी को फॉर्मूले पता थे, उसने क्वेश्चन कर लिया तो उसको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, आराम से आप इसको डिफाइन करना था और क्वेश्चन हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चन तो वैसे एक भी नहीं था। इजी क्वेश्चन 11 नंबर के थे जिसमें 5 नंबर माने, और मॉडरेट क्वेश्चन 9 नंबर के थे जिसमें 3 नंबर माने। तो हमारे अकॉर्डिंग एक आम स्टूडेंट के जिसका भी मेंस क्लियर होने वाला है उसके अकाउंटिंग में 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में सबसे पहले एथिक्स की बात करें तो पिछली बार की कंपैरिजन में एथिक्स का पेपर इस बार ज़्यादा, तो मतलब कह सकते हैं कंपेरेटिवली ईजी था। पिछली बार ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, अरविंदो की फिलोसफी आ गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी आ गई थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर मतलब कि यूजुअली हमारे नोट्स के अंदर इतना डिटेल में है नहीं, ठीक है ना। इतनी सारी फिलोसफी जो इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते नहीं है, और उसमें भी स्पेसिफिक पूछ लिया था कि जैसे अरविंदो का क्या भाई मानस के बारे में पूछ लिया था कि वो क्या होता है, तो उन सबको नहीं पढ़ा होता, नोट्स में नहीं थे तो नंबर कम थे। इस बार क्वेश्चन पेपर है एथिक्स का जो थोड़ा सा ईजी था, तो सीधी सी सम्यक चरित्र क्या है आराम से लिखना था। ठीक है, माई स्टेशन माई ड्यूटीज हो गया, दुख निरोध मार्ग आराम से हो गया, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो बुद्धिज्म का है, ठीक है, वर्च्यू एज अ मीन, इसमें कोई इशू ही नहीं है। फिर आपके मॉरल डिटर्मिनिज्म जो अपने एथिक्स की बुक है लेक्सिकॉन की, उसके अंदर शुरुआत में जो डेफिनेशन ले रखी है उसके अंदर मॉरल डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन है। आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से इसके बारे में लिख सकते थे कि नैतिक नियतिवाद इसके अंदर क्या है। नाम से ही पता चलता है आपको, दोनों नाम से कुछ लिखते हैं तो 2 नंबर में से आधा पौन नंबर तो मिल ही जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरीली प्री सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिग्रिटी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी मेंस दे रहे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आप आंसर कर देंगे, ठीक है। सेकंड जो अपने फॉर औपचारिक शिक्षा और सामाजिक अंतर्निवेश सोशल इंक्लूजन के ऊपर था। फिर आपके प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। फिर आपके एक स्टेटमेंट था, हालांकि इसमें RW एमरसन से कोई लेना देना नहीं है, आप नहीं भी जानते, कोई भी नहीं जानता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा से स्टेटमेंट क्या है, गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी संभव नहीं है, चाहे वो उस नाम से न भी जानी जाती हो। तो इसमें कुछ सीधी सी बात है, एक हायर लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो आपको मॉरल होना पड़ता है। बस इसके पक्ष में तर्क देने थे, आपको इस बात से सहमति होना है, इसमें कुछ भी करना नहीं था। तो इमर्सन को भले ही नहीं जाने, लेकिन अगर यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इससे पहले भी मेंस दे चुके हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना ही है और अच्छे नंबर इसमें आ जाने चाहिए। फिर बात करते हैं अपने हेडोनिज्म भी, पैराडॉक्सिकल हेडोनिज्म। तो इसके अंदर भी सुखवाद के अंदर अपन कह सकते हैं जो अपने स्वार्थवादी सुखवाद है, और जो अपने कह सकते हैं ना स्वार्थवादी और जो निरंकुश सुख, दोनों टाइप्स हैं। उसके अंदर जो अपने FW मिल्स और जो हीगल के उदाहरण है उनको कंपैरिजन करके और पैराडॉक्सिस को उसको कंपेयर करना है। शुभ का अर्थ और शुभ का प्रशासन में उपयोग, शुभ के बारे में लिखना है,
ठीक है ना। शुभ के बारे में जो जो अवधारणा है, मिल की अवधारणा उसको लिखना है, उसका प्रशासन में क्या उपयोग है ये भी अपन लिख सकते हैं। हालांकि ये इसका आंसर इस पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसीलिए इसको ऑरेंज कलर में लिया है। एनालिटिक क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हो, अगला स्टूडेंट क्या सोचता है, ये सब अलग होगा। ठीक है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट कंपेरेटिव वैल्यूएशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, सर्वोदय एंड लोक संग्रह, तो आराम से कर सकते हो। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, सर्वोदय क्या है और लोक संग्रह क्या है। थोड़ा सा आप में स्किलफुली इसको आंसर लिखा तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हाउ इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट विद द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एज एन एंड, तो ये भी ऐसा एनालिटिक प्रश्न है। इसके अंदर आपको यदि आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं भी है, फैक्चुअल नॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है, एक अच्छे से एथिक्स पढ़ी हुई है आपने, अच्छे से फिलॉसफी पढ़ी हुई है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने टाइमली किया है, तो इसके अंदर भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो एथिक्स की कंक्लूजन की बात करें तो पिछली बार से थोड़ा इजी पेपर था, टफ क्वेश्चन तो कोई था नहीं। इजी क्वेश्चन 8 नंबर के, तो मतलब 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। बाकी सारे एनालिटिक क्वेश्चन थे, उसमें अगर यदि 18 नंबर मिलते हैं तो 22 मार्क्स के लगभग जो आपके आ जाना चाहिए। और 22 मार्क्स अगर यदि आपके आ रहे हैं तो आप सीधी सी बात है आराम से सेफ जोन में आपका मेंस क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस का पेपर पिछली बार से थोड़ा टफ था, ठीक है ना। बहुत से, हालांकि इस बार पैटर्न में चेंज किया गया है। हमेशा से बात करें तो साइंस में 70 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसमें जो है वो 5, 5 और 4, मतलब कि 5, 4 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के 5, 5 नंबर के 4 और 10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो आपके 10 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आए और 5 नंबर के 8 क्वेश्चन आए हैं। तो इस प्रकार के जो साइंस का वेटेज यानी पैटर्न थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है। तो पहला तो रिफाइनिंग जो बहुत आसान है, सेमीकंडक्टर में यूज़ होती है, अगर यदि पढ़ा तो आराम से लिख सकते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन लिखना था, वो भी बहुत इजी है। टोकोमक जो है अपने क्या न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो यूज़ किया जाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के अंदर यूज होता है टोकोमक, उसके बारे में लिखना था, कौन सा सिद्धांत लिखना था। तो ये लिख सकते हैं अपने नाभिकीय संलयन संयंत्र है और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत लिखना है। 2 छोटे परमाणु मिलकर जब बड़ा परमाणु बनाते हैं तो ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है। फिर ये क्वेश्चन जो था आपके अपाचे हडूप की जो अवधारणा है, किसके बिग डेटा के बारे में, इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है। ये भी थोड़ा सा कैसे डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा कोई डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, करंट से रिलेटेड भी नहीं है। इतना डिटेल में अगर यदि पढ़ने बैठेंगे तो अपना साइंस का सिलेबस भी होगा नहीं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर यदि क्वेश्चन नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट बात करें डिजिटल रूपी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपने अगर यदि इसमें करंट से अपडेट रहे तो इसको कर सकते हैं। फिर आपके एसिडिक एंड बेसिक बफर की बात करें, बहुत इजी, हर एक के नोट्स में। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन फॉर ये जो पीछे वाला कंसेप्ट दिया हुआ है, फॉर एन एसिड HA हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, गिव एग्जांपल। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो, अगर साइंस बेस में कोई स्टूडेंट है और जिसने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है वो तो इसका आंसर दे देगा, अदरवाइज आपके लिए इसको आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसमें किसी के इच्छा आएंगे, इसलिए इसको अपने ऑरेंज वाले में रखा है। फिर अफीम की बात करें तो सबके नोट्स में जो अपने कह सकते औषधीय पौधे हैं उसके ऊपर अफीम के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए साइंस के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमस्तिष्क के भाग आसानी से लिखने हैं। एमसीबी थोड़ा क्या, ये दोनों जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग और एमसीबी जो है ना, थोड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन हो गए। एमसीबी हम सबके घरों में लगी हुई होती है, इसकी वर्किंग बतानी है। अब किसी को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और ये कैसे काम करती है, तो ये वैसे नोट्स में तो है नहीं। अगर यदि आपने थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस या फिर थोड़ा बहुत भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज है तो इसको आप लिख सकते थे, आंसर कर सकते थे। ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, ये भी यूजुअली अपन जो अपने ग्रेविटी चैप्टर है 11th-12th की बुक्स है उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये वहाँ से क्वेश्चन आया इस बार, तो मुझे नहीं लगता लोगों के नोट्स में होगा। फिर अपने पर्यटन नीति के तहत सरकार द्वारा की गई कौन कौन सी डिजिटल पहलों को योजना, आर्थिक समीक्षम पर्यटन नीति है, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आर्थिक समीक्षा में सर्विस से चैप्टर है नहीं। अगर यदि आपने साइंस के पोर्शन में उनको पढ़ा है तो अच्छी बात, इसके आंसर लिख लिया होगा। नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आंसर इसका नहीं लिखा है। फिर अपने वैज्ञानिक हरिदत्त और पंचानन माहेश्वरी किसी को नहीं पता था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। पंचानन माहेश्वरी तो अपने बॉटनिस्ट थे, हरिदत्त जो एज पर द मतलब गूगल सर्च जो हमने किया है उससे पता चला कि किसी 6th सेंचुरी के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर और गणितज्ञ थे, उनके बारे में पूछा है। फिर अपने AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, जो कि अपने PIB का जो अपने आता है न्यूज़ बुलेटिन आती है, ठीक है, उसमें से उठाया गया क्वेश्चन है। फिर अपना ये थोड़ा एनालिटिक प्रश्न है, इसको भी अगर यदि अच्छे से करना चाहे तो बेसिकली क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चन आपको नए दिखते हैं तब हड़बड़ा जाते हैं, और जो क्वेश्चन को छोटा मोटा ढंग से तैयार आंसर कर सकते हैं
उसके अंदर भी नहीं कर पाते हैं। अगर यदि हड़बड़ाई नहीं है और अच्छे से क्वेश्चन को आंसर कर लिया है तो आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार साइंस का फाइनल एनालिसिस देखें तो कितने नंबर आ जाने चाहिए। तो टफ टफ क्वेश्चन तो 22 नंबर के थे, उसमें 0 नंबर मान लें। इजी 21 नंबर के 10 क्वेश्चन और मॉडरेट भी 27 नंबर के, तो उसमें 8-9 क्वेश्चन नंबर माने। तो जो 18-19 नंबर अगर यदि साइंस में स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, अगर यदि आते हैं 18-19 नंबर, तो सीधी सी बात है आप बहुत ही सेफ जोन में और कंफर्टेबली आपका मैथ्स क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं जियोग्राफी का पेपर पिछली बार से थोड़ा आसान था। पिछली बार थोड़े हाईली डीप जो है वो फैक्ट्स पूछे गए थे, इस बार इतने डीप नहीं थे। पहला क्वेश्चन आसान है, सोरसन 12 के अंदर है, गोगिला और नागौर के अंदर, जोड़बीड़ आपके क्या कह सकते हैं बीकानेर के अंदर है। एक आखिर गांव का थोड़ा सा सस्पेंस रहा होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा नंबर का है। चित्तौड़गढ़ और कोटा के मध्य स्थित 4 जलप्रपात है, तो अपना चुलिया प्रपात हो गया। ये 3-4 अपने नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। दक्कन लावा पठार में मालनाड और मैदान है। हालांकि क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो हो सकता है। इसको तो ये आपके हिली एरियाज हो गए, मैदान जो ये थोड़ा ऊंचे एरिया को मालनाड कहते हैं और जो नीचे एरिया उनको मैदान कहा जाता है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेराइटी ऑफ एनुअल रेनफॉल फाउंड, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। वेराइटी ऑफ रेनफॉल जहाँ कम एरिया वहाँ कम होती है, जहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा है। तो ईजी क्वेश्चन है कहा जा सकता है। ये सारे अपने को नोट्स में मिल जाएंगे। फिर अपने सबकी हाईएस्ट पीक के बारे में लिखना था। माउंट मैकेंजी हो गया आपके, इसमें एकांका गुआ हो गया अफ्रीका के अंदर आपके, वो इसमें किलीमंजारो हो गया, इसमें नहीं, इसमें तो किलीमंजारो, इसमें एकांका गुआ। तो ये सबको नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जितने लिख दिए उतना ठीक है, बाकी आधे नंबर का एक पीक था। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की बात करें तो हालांकि अगर यदि आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना, क्लाइमेट के अंदर, तो ठीक है, बाकी 4-5 तो आप आराम से लिख सकते हो। एक तो 4 तो वैसे इंडिया की बात हो सकता है, अपने हिमालयन रीजन हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर वेस्टर्न घाट हो गया, फिर इंडो मलाया हो गया, सुडालैंड हो गया, ठीक है ना, तो इंडो बर्मा हो गया। तो इस प्रकार से 3-4 लिख दिए, और 3-4 आपने और भी याद है, अच्छे से लिख सकते थे, तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर सबको पता थे। चिकन नेक के बारे में आराम से अपन लिख सकते हैं। पवित्र उपवन की बात करें, सेक्रेड ग्रूव्स की बात करें, तो ये यूजुअली मेरे हिसाब से लोगों के नोट्स में नहीं था। सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं जो मंदिरों के साथ में ओरण भूमि होती है, उसके बारे में अपने को लिखना था। ये अपने फॉरेस्ट सर्वे में से क्वेश्चन आया हुआ है, अगर यदि किसी ने पढ़ा है तो लिख लिया, बट 99% स्टूडेंट्स ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। अब अपने इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी थी, पढ़ी होगी, लिखी भी होगी। रूस यूक्रेन संवाद आराम से 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 12th तो अपने पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर की जो है वो प्लेस ऑफ ओरिजिन यहाँ तक लिख दिया कि किस किस बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना है। आराम से मैप ड्रॉ करके 2-3 नदियों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डिस्कस द हैबिटेट इकोनॉमी सोसाइटी ऑफ सहरिया ट्राइब, तो सहरिया ट्राइब के बारे में 2-3 अपने राजस्थान की योजनाएं लिखनी है। और फिर भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप मेंस दे रहे हो तो आराम से आपको पता है कि राजस्थान के किन हिस्सों में सहरिया जनजाति पाई जाती है, इनके लिए सरकार क्या क्या जो योजनाएं चला रही है, इनके कौन कौन से सामाजिक रीति रिवाज है, उन सब के बारे में अपने को लिखना था। यहाँ हो गया अपना पेपर 2 कंप्लीट, ठीक है। तो अपने जियोग्राफी की बात करें तो टफ क्वेश्चन जो है वो कम ही थे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो अपने सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में था। इजी क्वेश्चन अधिकतर इजी थे, तो 28 नंबर लगभग 28 में से 60 में से 27-28 नंबर आपके आ जाने चाहिए। और 27-28 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है वो मेंस के लिए सेफ हैं। अब बढ़ते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी में। सब गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे पेपर में कम से कम 6-7 बार दिया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हो गया, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल सेंट्रल सीवीसी के जो अपने सीवीसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, सबको पता है, ठीक है। बुलो कैपिटलिस्ट हालांकि आराम से लिखा जा सकता है, इसके अंदर डेफिनेशन होती तो फिर भी नहीं आता। इन्होंने पूछ लिया कि राइज ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट, सोशोलॉजी का जैसे एक क्वेश्चन पॉलिटी का सोशोलॉजी में पूछा, सोशोलॉजी का एक क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी में पूछ लिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इसमें आराम से लिख सकते हैं और आधा पौन नंबर इसमें मिल सकता है। नहीं, 1956 में सुएज नहर संकट के समय भारत का क्या रुख था, तो इस क्वेश्चन की बात करें भारत का कहीं पर भी रुख हमेशा एक ही रहता है, तटस्थता की नीति। अब अगर यदि कोई पूछे इजराइल और ईरान के विवाद के अंदर भारत का क्या रुख है, भारत ने कहा कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। सेम वही जो है नीति है 1956 में सुएज नहर संकट के ऊपर थी। मिस्र से गुजरने वाली नहर है जिसके ऊपर वेस्टर्न मिस्र ने इसको कह दिया कि भाई मैं इसके ऊपर रोक लगाऊंगा। जो अभी हार्मुज संधि है
उसके ऊपर की बात की जा रही है आर्मुज स्टेट के बारे में, वैसे ही वो सेजनर के टाइम पे था। फिर वो जो युद्ध की बात की और मिस्र ने इसका विरोध किया, तो भारत ने कहा कि भाई भारत ने ना तो मिस्र का पक्ष लिया ना पश्चिमी देशों का पक्ष लिया, और ये भी कहा कि कोई किसी भी समस्या का समाधान जो वो हल के माध्यम से, सॉरी बातचीत के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से होना है। तो आपको स्वेजनर नहीं भी पता हो, आप कोई भी क्वेश्चन आए भारत का क्या रुख है, तो 3-4 बातें तो अपन लिख ही सकते हैं। तटस्थ रहना है, ठीक है, डिप्लोमेसी से मुद्दे को सॉल्व करना है, और किसी भी तरह का युद्ध का भारत ने विरोध किया। सनी सेबास्टियन करंट से रिलेटेड था, ये अपने जो जर्नलिस्ट हरिदेव जोशी जर्नलिज्म जो अपने यूनिवर्सिटी है उनके जो है वो उनको वाइस चांसलर, जो पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था, अगर यदि आपने पढ़ा है तो इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चन हो गया, इवेल्यूएट द क्लेम वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा कीजिए। अब संविधान सभा में ये लिखा गया, जो अपने सबसे पहले जो अपने भारत की जो कह सकते हैं प्रीएम्बल है, उसमें पहले किया वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको अपने को जो क्योंकि उस जो प्रस्तावना है उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जिन लोगों ने साइन किए उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो संविधान सभा ने अपने आप को भारत के लोग बनाया है, तो इसके समीक्षा करनी थी, एनालाइज करना था, तो क्या वास्तव में संविधान सभा भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी या नहीं थी, ठीक है ना। तो बस अपने को इसमें पक्ष में तर्क देने थे, कुछ विपक्ष में देने थे। विपक्ष में 1-2 तर्क ये बन जाते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो उसमें बात करें तो इंडिया से जो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, मतलब सारे लोगों ने मताधिकार का उपयोग, तो कह सकते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी। और दूसरा जो अपने प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो तो नॉमिनेटेड थे, तो जनता से कभी पूछा ही नहीं गया था कि भाई आपके प्रिंसली स्टेट से जो किस व्यक्ति को भेजना है। तो 1-2 नेगेटिव बातें तो ये आई गई है, और पॉजिटिव आप सबको पता ही था। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा कर आंसर लिखा है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर अपना नेक्स्ट हो गया ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा विरोधाभास मतलब अजीब सा प्रश्न है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेंशन द मेजर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इम्पोज लिमिटेशन ऑन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर जो लिमिटेशन जो लगाने वाले प्रोविजंस हैं उनकी बात करनी है। तो पार्लियामेंट यूजुअली इंडिया के अंदर कानून बनाती है, इंडिया का जो भी भूभाग है उसके अंदर कानून बनाती है। और फिर वो टेरिटरी तो ये हो ही गया, फिर क्या होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है, तो इसके बारे में अपनी 7वीं अनुसूची है। इसके अलावा जो राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो कब कब जो अपने राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, उन सब के बारे में लिखना था। आपातकाल के दौरान इसकी क्या क्या स्थिति रहती है, तो उस आर्टिकल को लिखना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। हिंदी में पढ़ा थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न लगता है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। डिस्कस द फीचर ऑफ ऑटोनोमस वुमन मूवमेंट्स। तो भारत के अंदर जो जो वुमन मूवमेंट हुए हैं, जो चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, अभी मी टू कैंपेन है, तो उन सब के बारे में इसमें लिखना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। 9वां भी, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी धमकियां दे रहे हैं बहुपक्षीय संस्थाओं से बाहर निकलने की, तो इसका क्या इम्पैक्ट्स पड़ने हैं, तो ये भी अगर यदि आप आंसर दे रहे हो तो इसका आंसर भी आपने आसानी से कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AI गोस साइंस टैग का क्वेश्चन पॉलिटी में आ गया है, मुझे नहीं लगता किसी ने आंसर किया होगा। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ये सेक्युलरिज्म जो अपने सोशोलॉजी का टॉपिक है उसके अंदर, सॉरी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछे हैं, ठीक है ना। सेक्युलरिज्म से रिलेटेड क्या क्या अपने प्रोविजंस हैं, ठीक है, प्रीएम्बल लिख सकते हैं। उसके बाद में अपने DPSP के अंदर जो कॉमन सिविल कोड है, UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में बात करना है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, तो वो सारी बातें इसके अंदर अपने को लिखनी है। फिर अपना 12th क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल 200 और 201 है। अगर यदि आपको तमिलनाडु और अभी बहुत ही हाईलाइटेड रहा ये मुद्दा भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वो क्या नाम है, अगर यदि राष्ट्रपति कोई देता है तो उसको अपना कारण बताना पड़ेगा किस लिए जो है वो उसकी सहमति नहीं दे रहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो है वो डायरेक्शंस दी थी, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। तो थोड़ा विवादित मुद्दा भी था, हाईलाइटेड मुद्दा भी था, हम सबको पता होना ही चाहिए था। तो आर्टिकल 200 और 201 में क्या लिखा नहीं भी पता हो, अगर यदि आपने आंसर लिखा है तो आपको 3-4 नंबर तो मिल जाएंगे। और अगर यदि अच्छे से लिखा तो 4 मतलब 2-3 से बढ़ करके 4-4.5 नंबर तक भी अपने को मिल सकते हैं। ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर करना ही है आपको। जो अपने इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान पंचायत मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया जो एक्ट है उसके बारे में लिखना था, पासा एक्ट है उसके बारे में।
ठीक है। तो उसमें क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां हैं सबको पता है, क्या क्या चुनौतियां, महिलाओं से संबंधित चुनौतियां, विकास से संबंधित है, बजट से संबंधित है, जागरूकता से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, वो सब एक लिख सकते हैं आराम से। प्रधानमंत्रियों की जो अपने इतना घुमा फिरा क्वेश्चन है, कंक्लूजन में देखें तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने किस किस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट किया है उसके बारे में ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया होगा। हम सबको पता है कि जो फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि नेहरू जी की एरा, फिर इंदिरा गांधी आती है, फिर राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इसमें बीच में एक दो को नहीं भी लिखें तो एटलीस्ट तीन चार जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट किया है वो सब अपने को लिखना था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिटी का क्वेश्चन पिछली बार तो बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था कांस फिल्म फेस्टिवल का। इस बार थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा नंबर आपके पॉलिटी माने चाहिए। तो टफ क्वेश्चन तो 6-7, एक तो एआई कोर्स का हो गया और एक सनी सेबास्टियन का है। तो सनी सेबास्टियन भी अगर यदि राजस्थान के करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है तो कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्योंकि कम समय था तो लगता नहीं कि अधिकांश स्टूडेंट ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। इजी क्वेश्चन 34 मार्क्स के थे, 17 नंबर उसमें आराम से आ सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन 34 मार्क्स, एनालिटिक प्रश्न थे तो उसमें 10-12 नंबर भी आप लाते हो तो आपको आराम से मेंस क्लियर, मतलब कि पॉलिटी में कट ऑफ के बारे में इक्वल जो नंबर आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू अस जो पॉलिटी का कट ऑफ मार्क्स है वो 27 रहने वाले हैं। तो 27 नंबर आप अगर यदि पॉलिटी में ला रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। पबेट का पेपर पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ था। अब तक कई मिथ था कि पबेट में जो अपने बने बनाए नोट्स हैं उनके बाहर कभी कोई क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है, लेकिन इस बार जो है वो सबकी जो आंखें खोल दी है। तो पबेट भी पेपर सेटर ने भी कहा कि हम इग्नोर नहीं करें, जिस प्रकार बाकी सारे सब्जेक्ट्स को ऑथेंटिक किताबों से पढ़ते हैं ठीक वैसे ही आपको पबेट को भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े एनालिटिक प्रश्न रहे। तो सेकंड जो अपने इसमें सीधा पूछ लिया कि जिसमें कौन से रिलेटेड राजस्व के मामलों में द्वितीय अपील अधिकारी कौन है, वैसे एसडीएम होता है, पता था तो आप लिख दिया। ब्लॉक और तहसील में विभेद, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो डिपार्टमेंटल नॉलेज है उन्होंने आंसर किया होगा। तो अब इसमें पदच्युत और बर्खास्त, हिंदी में तो बड़े अजीब से लिखे हुए, लेकिन इंग्लिश में जो रिमूवल एंड डिसमिसल है, ठीक है ना। रिमूव्ड मीन्स होता है आपको क्या कह सकते हैं, इसको टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस, एंड डिसमिसल मीन्स सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस, ठीक है। डिसमिसल टेम्परेरी होता है और रिमूवल जो है वो परमानेंट होता है। इस प्रकार से एक दो अंतर लिख दे तो हो जाएगा। ठीक वैसे ही ब्लॉक और तहसील की बात करें तो तहसील रेवेन्यू हेड का है, ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक जो इसका हेड होता है एसडीएम, तहसील का हेड होता है आपके तहसीलदार। फिर इनकी एक दो अंतर वर्किंग में लिख सकते हैं। एफडब्ल्यू रिक्स द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करें, ये हमारे नोट्स में था। कैरिस्मेटिक साला मॉडल जो अपने एफडब्ल्यू रिक्स का था, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स ने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो लगता है कि आंसर आप नहीं कर पाए होंगे। नेक्स्ट आपका था रेस जुडिकाटा, ये लॉ का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जिस पे ऑलरेडी ऐसा कोई केस जिसके ऊपर जो है ऑलरेडी जो वो डिसीजन दिया जा चुका है, नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर आगे डिस्कस द पैराडॉक्सेस इनहेरिटेंट इन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या पैराडॉक्सेस है, अगर यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ते, मैनेजमेंट का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो गई, उसमें क्या क्या पैराडॉक्सेस है, उसमें आपके क्या हो जाएगा, आपके सबसे पहले तो आप लिख सकते हो प्राइवेसी हो गया कि आपको प्राइवेसी रखनी है, प्लस जो है आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आपको किसी लोगों को स्पेशल बेनिफिट देना है, प्लस जो है आपको इक्वलिटी की बात होगी। तो ये 2-3 अपने पैराडॉक्सेज अगर यदि आपने दिमाग लगाया होगा तो इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते थे। डिस्कस द रोल ऑफ ऑफिस ऑफ द अकाउंट जनरल एजी इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, इजी प्रश्न था। अकाउंट जनरल जो होता है अपने, उसका अकाउंटेंट जनरल जो महालेखाकार है, उसका जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के ऊपर क्या होता है, सीधी सी बात है, ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग से हर एक 3 तरह की रिपोर्ट्स आती है, पीएसयू की आती है, किसी भी मंत्रालय में जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ उन सब की ऑडिटिंग की जाती है, उसमें कोई कमी है तो उन सब के बारे में इसमें त्रुटियाँ निकाली जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी मुझे नहीं लगता लोगों ने पढ़ा होगा। जो मॉडर्न जो अपन न्यू पब्लिक एनपीएम में एनपीए, उसके बाद में कुछ पढ़ते नहीं है, उसके बाद में क्या क्या हुआ, किसी ने पढ़ा तो इसको आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबको पता है, आराम से लिख दिया होगा। फिर आपका हो गया रिमूवल ऑफ द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत इजी क्वेश्चन, सबके नोट्स में सबने लिख दिया होगा। फिर ये थोड़ा सा तीनों प्रश्न जो है वो थोड़े एनालिटिक प्रश्न थे, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि तीनों क्वेश्चन में मिला करके 30 में से 10 नंबर भी किसी स्टूडेंट के आएंगे, क्योंकि एनालिटिक भी थे प्लस थोड़े हटके प्रश्न भी थे।
सबसे पहला तो आपके क्लासिकल थ्योरी के बारे में था, ये तो फिर भी किसी ने पढ़ा तो लिख दिया होगा। फिर वेबर और बर्नार्ड ने जो अपने लेजिटिमेसी है इनको किस प्रकार से डिफाइन किया है, ये हालांकि हमारे नोट्स में था अच्छे से बताया हुआ कि वेबर ने किस प्रकार से जो है वो अथॉरिटी को बताया, बर्नार्ड ने किस प्रकार से अथॉरिटी को बताया, और इनके बीच में क्या क्या जो है वो कंसेप्ट है। फिर आपके क्या नाम गवर्नर का क्वेश्चन था, तो गवर्नर में भी कोई बहुत ज़्यादा वो टिपिकल नहीं, इसमें गवर्नर की इंपॉर्टेंस लिखनी थी इस क्वेश्चन के आंसर में। इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर को दिन का चांद नहीं मानना है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। रात में चांद काम का आता है पूर्णिमा में, दिन में काम नहीं आता है। तो ये कहा कि लेकिन अपने को क्या लिखना है, इसको जस्टिफाई करना है कि वास्तव में जो है वो गवर्नर का पद है वो कुछ न कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार आपका पबेट का पेपर रहा, जो कि पिछली हर पेपर से टफ था इस बार। तो एवरेज की बात करें तो टफ क्वेश्चन 7 नंबर के थे, जिसमें 0 नंबर माने। इजी प्रश्न भी 1-2 ही थे, जिसमें 4 नंबर माने। बाकी मॉडरेट प्रश्न थे, थोड़ा दिमाग लगा के लिखने थे, जिसमें 15-16 नंबर माने। तो अगर यदि आपके 20 नंबर आ रहे हैं कट ऑफ मतलब कि पबेट के अंदर 765 में से, तो आपका माना जा सकता है कि मेंस क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स योगा। स्पोर्ट्स योगा का पेपर इस बार थोड़ा सा इजी था, इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो नहीं पढ़े हुए हों। नेम द कोर्सेज ऑफर्ड एंड यूनिवर्सिटीज अंडर द नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च सेंटर इन राजस्थान। तो इसमें जो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो इसके अंदर था, मुझे नहीं लगता किसी ने आंसर किया होगा। मिशन ओलंपिक 2028, ये अपने बजट का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, हर एक ने आंसर कर दिया होगा। पिछली बार खेलो इंडिया प्रोग्राम से 2 क्वेश्चन आ गए थे। 6 कोर अवार्ड्स, जो अपने 6 कोर अवार्ड्स है, खेल रत्न अवार्ड्स हो गया, अर्जुन अवार्ड्स हो जाएगा, फिर आपके द्रोणाचार्य अवार्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपके ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपके क्या ना प्रतिस्पर्धी खेल प्रतिस्पर्धा मौलाना आज़ाद ट्रॉफी हो जाएगी। इस प्रकार 6 जो है वो मेन को आपके अवार्ड्स हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल अवार्ड्स, उनका नाम लिखना था। पायल नाग जो अपने पैरा एथलीट है, ठीक है ना, पैरा आर्चर है, उनके बारे में लिखना था। 2 नंबर का प्रश्न था, अगर 2-3 चीज़ें भी लिख लेंगे तो आधा पौन नंबर इसमें मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक के अपने जो भी 7 ही मेडल मिले हैं, तो 7 में से 3 जो वो किसने लिए इस बार, शूटर्स ने लिए। तीनों के नाम लिखना है, सरबजीत सिंह हो गया, मनु भाकर हो गया, और एक वो और है जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वाद क्रम कपालभाति है, ये हमारे नोट्स में हालांकि लिखा गया है। एनआईओएस में जो अपने इस बार पहला क्वेश्चन ये है, एनआईओएस में योग के बारे में जो 11-12 की बुक्स है बहुत डिटेल में लिखा गया है, और कपालभाति के विभिन्न प्रकार भी उसके अंदर भी लिखे गए हैं। फिर 5 जो सॉफ्ट टिश्यू इशू है, इंजरीज है, वो सब हमारे नोट्स में है, इनको आराम से लिख लिया है। फिर बेटे जो टफ क्वेश्चन की बात करें तो 2 0 नंबर हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन 13 नंबर के थे, और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो 5 नंबर के थे। इस प्रकार बात करें स्पोर्ट्स योगा में तो कट ऑफ मार्क्स हमारे अकॉर्डिंग 7 नंबर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर, बिहेवियर का पेपर। पबेट और बिहेवियर दोनों ही इस बार बहुत टफ आए हैं। जैसे पबेट ने मिथ तोड़ा है, इस बार बिहेवियर ने भी मिथ तोड़ा है। हमेशा एनसीईआरटी के जो 11-12 की बुक्स हैं उसमें जो बिहेवियर के टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन बन जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा है कि उसमें से भी नहीं आया, और बहुत सारे क्वेश्चन जो वो बाहर से, उन बुक्स के बाहर से आया है। तो ये सारे लगभग सारे बाहर से हैं। इसमें से एक केवल यही क्वेश्चन कह सकते हैं जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी है, वर्कबुक में भी हमने दिया था, जो अपने स्ट्रेस वाले चैप्टर में है, ये क्वेश्चन था। बाकी ना तो ये रिग्रेशन एंड सब्लिमेशन होगा, ना आपने लर्न हेल्पनेसनेस हो गया, सीरियल पोजीशन इफेक्ट आपको नहीं पता होगा। लर्निंग रिटेंशन का तो फिर भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या है वो अपने को लिखने का मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, और इसमें एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं। फिर बात करते हैं अपने रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। वैसे हालांकि ये अपने मोटिवेशन के जो अपने असेसमेंट है उनके बारे में है, लेकिन ये अपने को लोगों ने नहीं पता होगा। फिर ये दोनों 10-5-5 नंबर के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, जिसमें आपको कल्चरल और इमोशनल इंटेलिजेंस का हो गया। फिर आपके मेजर इश्यूज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी असेसमेंट, तो ये भी आराम से लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के जिसमें 3 तरह की जो विधियाँ हैं उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, हर एक विधि के बारे में अपने 1-2 ड्रॉबैक्स लिख लेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो टफ क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर तो 0 हो गया इसमें। तो इजी क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जिसमें 50% के लगभग स्कोर करें तो आपके 4 नंबर आ जाएगा। फिर मॉडरेट क्वेश्चन है तो ये भी 4 नंबर के, तो इसमें 30% के लगभग स्कोर है तो 1 नंबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अस अधिकांश स्टूडेंट के बिहेवियर में 5 नंबर आने वाले हैं, और अगर यदि 5 नंबर आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। लॉ का पेपर इस बार काफ़ी इजी था, ठीक है। कुछ एक थोड़े से एनालिटिक प्रश्न थे, समझने वाले थे, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं थी, बहुत आसान। जो अपने राजस्थान के दोनों रेवेन्यू से रिलेटेड एक्ट्स है उनके तो इजी क्वेश्चन थे। क्रॉप्स में क्या क्या आता है, साइबर कैफ़े सबको पता है क्या होता है साइबर कैफ़े,
ठीक है। फिर लिव इन रिलेशनशिप में जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई प्रावधान है तो उनके बारे में लिखना था, तो ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं अपने 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, आधा पौन नंबर मिल जाएगा। फिर शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है अकॉर्डिंग टू पोस्को एक्ट जो है उसके तहत शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, ये हो सकता है लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लॉ के अंदर मार्क्स स्कोर करने का सीधा सा तरीका बेयर एक्ट को पढ़ना है, नोट्स को नहीं पढ़ना है। बेयर एक्ट में एज इट इज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, अगर यदि आप उसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने को सेक्शन याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पता रह जाएगा कि भाई शेयर्ड हाउस होल्ड इसके अंदर वास्तव में है क्या। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी को आएगा तो नहीं आएगा। फिर दोनों 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। कब्जा के परिभाषा करना, उसके तत्व 3 तत्व लिखने थे और नामांतरण म्यूटेशन के प्रोसेस के बारे में बताना था। तो अकॉर्डिंग टू अस जो लॉ के अंदर जो है एवरेज मार्क्स रहे वो 8 रहने वाले हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जिसमें 50-60% मार्क्स माने तो 6 आ जाएंगे। मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर के थे, जिसमें 2 और टफ क्वेश्चन कोई था नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स, हालांकि हिंदी इंग्लिश का एनालिसिस कर लिया गया था तो उसमें बात नहीं करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री में अपन ने 23 नंबर बताया था, इकोनॉमिक्स में 21, सोशोलॉजी में 7, मैनेजमेंट में 4, अकाउंटिंग में 8, एथिक्स में 22, साइंस में 19, ज्योग्राफी में 28। और फिर बात करें PSIR में 27, पबेड में 22, स्पोर्ट्स योगा में 7, बिहेवियर में 5, लॉ में 8। हिंदी में यूजुअली 120 में से 58 नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, 50% स्कोर रहेगा। दो लास्ट टाइम भी देखें तो हिंदी में स्कोर बहुत कम था, जबकि पेपर पिछली बार हिंदी का इजी था। मेन कारण क्या हो गया कि जो अपने कंपोजिशन पार्ट है उसके अंदर बहुत टफ मार्किंग की जा रही है। पहले लोगों को पत्र और परिवर्तन जो अपने प्रारूप लेखन है उसमें आराम से 7-8 नंबर मिल जाया करते थे, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट उसी जो कह सकते हैं ना घिसे पीटे पैटर्न में उनको आंसर कर रहे हैं। तो अगर यदि आपने वास्तव में थोड़ा अपडेट के साथ में कुछ नए तरीके से लिखा है, 5 से ज़्यादा नंबर तो वैसे ही किसी को नहीं मिलने वाले, हो सकता है आपको 4, 4.25, 4.5 नंबर इसके अंदर मिल जाए। तो 58 नंबर हिंदी के अंदर आ जाएगा। पेपर का लेवल हिंदी का कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, मॉडरेट लेवल का था। लेकिन इंग्लिश यूजुअली जहाँ स्टूडेंट्स के वैसे ही बहुत कम नंबर आते हैं, 25-30 नंबर इंग्लिश के अंदर 80 में से आया करते हैं अधिकांश स्टूडेंट्स के, लेकिन इतना टफ पेपर था कि अगर यदि आपके 15 नंबर भी आ जाएँ तो गनीमत है। ठीक है, सब कुछ टफ था, एलोब्रेशन भी टफ था, पैराग्राफ भी टफ था, उसके बाद में अपन कह सकते हैं अनसीन पैसेज टफ था, प्रेसी टफ था, और ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा टफ थे। अगर यदि 15 नंबर आ रहे हैं तो भी आप आराम से हो सकता है कि मेंस क्लियर कर लें। तो ओवरऑल देखा जाए सारे मार्क्स को जोड़ें तो अकॉर्डिंग टू अस 274 वुड बी द कट ऑफ, ये हमारा अनुमान है। ये सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस पर है। अब इसमें चूँकि 4 पेपर है, हर एक पेपर में 5 नंबर प्लस माइनस करें तो 20 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एक पेपर में 5 नंबर ऊपर नीचे आना को एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है। अब 17-18 हज़ार स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से 2000 पास होंगे, तो ये 5 नंबर का वेरिएशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है। ये हमारा अनुमान है। जो पिछले विभिन्न पेपर हुए उनके साथ में तुलना की, जिस प्रकार से पिछले साल मार्किंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एनालिसिस किया, उसके एनालिसिस के बाद हम बता रहे हैं द कट ऑफ विल बी 274 मार्क्स विद द वेरिएशन ऑफ ±20 मार्क्स। ठीक है, तो अब वापस जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, पूरा पेपर का एनालिसिस आपको करवा दिया है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आएगा अपन नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे कि वैकेंसी कब आने वाली है, जो लोग नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू।